एक खतरनाक वायरस तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है और WHO ने ये अलर्ट जारी कर दिया है कि अगर इसे जल्द से जल्द कंट्रोल नहीं किया गया तो ये अगला बड़ा पेंडेमिक बन सकता है। कोविड के टाइम क्या हुआ ये हम सब ने देखा। WHO के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस ने 14 अगस्त को यह अनाउंस किया था कि जो वायरस अब तक अफ्रीका के एक देश में फैल रहा था वो अब पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। अब तक वर्ल्ड के 116 देशों में इसके कंफर्म केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। एमपॉक्स वायरस के एक कमजोर वेरिएंट ने 2022 में पूरी दुनिया में फैलने की कोशिश की, जिसके परिणाम काफी भयानक थे। लेकिन हाल ही में इसका एक नया स्ट्रेन आया है जो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कहीं ज्यादा वायरलेंट है। ये नया वेरिएंट इतना पावरफुल है कि इसने अफ्रीका के एक देश रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से फैलना शुरू करके कुछ ही महीनों में ये अफ्रीका के 12 देशों और इसके साथ साथ यूरोप में स्वीडन, सऊदी अरेबिया और यहाँ तक कि फिलीपींस जैसे ईस्ट एशियन देश तक फैल चुका है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कोविड से भी 7 गुना ज्यादा डेडली है। एक वायरस अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाता है? जस्ट लाइक कोविड। बेसिकली कोई भी वायरस अपने स्टार्टिंग फेज में ह्यूमन बॉडी में इंक्यूबेट करता है और नए नए वेरिएंट्स यानी म्यूटेशंस बनाता है और ह्यूमन इम्यून सिस्टम को भेदने की कोशिश करता है। और अचानक से किसी एक दिन इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वेरिएंट डेवलप हो जाता है कि वो एक ही झटके में सबको अपना शिकार बना लेता है और मैसिव पब्लिक में फैलकर सबकी जान लेने लगता है। आज से एग्जैक्टली 2 साल पहले 2022 में इस एमपॉक्स वायरस का एक लेस सीरियस आउटब्रेक आकर जा चुका है, जिसने पूरी दुनिया में 1 लाख लोगों को इम्पैक्ट किया था। लेकिन इसका नया वेरिएंट इससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये वायरस आया कहाँ से और अचानक से ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? साल 1958 में डेनमार्क के कुछ साइंटिस्ट ने अपनी पोलियो वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए सिंगापुर से कुछ मकैक बंदर इंपोर्ट करवाई। इन बंदरों पर उनकी टेस्टिंग तो सफल रही, लेकिन एक बंदर ने एक सीवियर वायरल जैसे सिम्टम्स दिखाए, जैसे फीवर, मसल पेन एंड स्किन लीजन्स। जब इस बंदर के स्किन लीजन्स को टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये किसी नए तरह के पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड है और यहीं से इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा और जिसे हम एमपॉक्स भी कहते हैं। इसके कई साल बाद इस वायरस का फर्स्ट ह्यूमन विक्टिम बना रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में रहने वाला 9 साल का बच्चा। वो इसलिए क्योंकि इनका पूरा कबीला एमपॉक्स इन्फेक्टेड बंदरों के क्लोज कांटेक्ट में था और इसीलिए इस वायरस को इंक्यूबेट होने के लिए एक अच्छा खासा समय मिल गया और धीरे धीरे एक ऐसा म्यूटेंट बन गया जिसने इस बच्चे की जान ले ली। इसके बाद ये वायरस 2 कैटेगरीज या 2 क्लेड्स में डिवाइड हो गया, जिसे क्लेड 1 और क्लेड 2 के नाम से जाना जाता है। क्लेड 1 कॉन्गो बेसिन क्लेड और क्लेड 2 वेस्ट अफ्रीकन क्लेड। क्लेड 1 केवल DRC तक ही सीमित था, जबकि क्लेड 2 वेस्ट अफ्रीकन देशों में फैलने लगा। फर्स्टली क्लेड 1 ज्यादा सीवियर सिम्टम्स दिखाता है एज कम्पेयर टू क्लेड 2, इसीलिए बॉर्डर्स क्रॉस करते समय क्लेड 1 से इन्फेक्टेड लोग पकड़े जाते हैं और वो ज्यादा दूर तक माइग्रेट नहीं कर पाते। और इसके कंपैरेटिवली क्लेड 2 बहुत माइल्ड सिम्टम्स दिखाता है, इसीलिए इससे इन्फेक्टेड लोग इजीली बॉर्डर्स क्रॉस करके दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं। इसीलिए क्लेड 2 के लगातार एक्सपोज में आने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम इससे लड़ने में कैपेबल है। लेकिन क्लेड 1 DRC तक सीमित होने की वजह से ये आज भी पूरी दुनिया के लिए एकदम नया वायरस है और इसीलिए हमारा इम्यून सिस्टम इससे लड़ने के लिए कैपेबल नहीं है। और यही वजह है कि क्लेड 1 का केस फैटेलिटी रेट, मतलब 100 इन्फेक्टेड लोगों में से कितने लोग मरते हैं उसका परसेंटेज, क्लेड 2 के कंपैरेटिवली 10 गुना ज्यादा है। जहां क्लेड 2 से 1% की डेथ होती है, वहीं क्लेड 1 से 10% लोगों की डेथ हो जाती है। और जानते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? 2024 में जो एमपॉक्स का वेरिएंट फैल रहा है वो यही क्लेड 1 का वेरिएंट है, जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्या इंडिया इस खतरे से सुरक्षित है? क्लेड 2 से इन्फेक्टेड एक पर्सन 2022 में UAE से इंडिया में आया था और उसने 25 और लोगों को इन्फेक्ट किया था और जिसमें से एक की तो डेथ हो गई थी।
जरा सोचो, अगर यही लापरवाही क्लेड 1 के साथ होती है तो क्या होगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस पर्सन के थ्रू ये वायरस इंडिया में एंटर हुआ वो एक यंग लड़का था जो खुद कभी अफ्रीका गया ही नहीं, येट स्टिल ही कॉट द वायरस। कैसे? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज यूएई में ये एक ऐसे पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में आ गया जो खुद अफ्रीका से लौटा था। दैट मीन्स अफ्रीका से आने वाले लोगों को ही क्वारंटीन या टेस्ट करना इनफ नहीं है, बल्कि अफ्रीका के साथ साथ किसी भी अदर कंट्री से आने वाले हर पर्सन को क्वारंटीन करना होगा और उसकी टेस्टिंग करनी होगी, क्योंकि जरा सी लापरवाही से ये वायरस आसानी से इंडिया में एंटर कर सकता है। और हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि हम इस वायरस के लिए म्यूटेशन के लिए एक प्रयोगशाला ही नहीं बल्कि इसकी पूरी फैक्ट्री बन सकते हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि ये वायरस फैलना क्या इतना आसान है? यस इट इज। अगर किसी इंसान या जानवर की स्किन पर ऐसी लीजन्स हैं और ऐसे किसी इन्फेक्टेड जीव ने किसी चीज को छू लिया है तो आपको बस उस इंसान, जानवर या उस चीज को छूना है और अब आप भी इन्फेक्टेड हैं। ये एमपॉक्स वायरस जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस कैटेगरी से बिलोंग करता है। इस कैटेगरी के वायरस को अगर डार्क, कूल और ह्यूमिडिटी वाला एनवायरनमेंट मिले तो ये नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कपड़े, कांच, टेबल, इन सब पर 15 दिन से भी ज्यादा आराम से जिंदा रह सकते हैं। यानी किसी ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त हो सकता है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन उस सीट पर बैठा हो और 10 दिन बाद आप उसी सीट पर बैठते हैं तो वहां छूटा हुआ वायरस आसानी से आपको इन्फेक्ट कर देगा। और इंडियन ट्रेन्स की भीड़ के बारे में तो आप जानते ही हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हाउ डेंजरस सिचुएशन वुड टर्न आउट टू बी। नाउ लेट्स सी, अगर आप इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो एग्जैक्टली आपके साथ होगा क्या और आपको कैसे पता चलेगा कि आप सच में इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं। लाइक आई सेड, इस वायरस के 2 क्लेड हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2। लेकिन दोनों में कॉमन बात यह है कि इनके सिम्टम्स बिल्कुल सेम है, बस सीवियरिटी का फर्क है। क्लेड 1 के सिम्टम्स ज्यादा सीवियर हैं जबकि क्लेड 2 के थोड़े कम। दोनों ही क्लेड के कांटेक्ट में आने से लेकर फुल ब्लोन इन्फेक्शन बनने तक आपकी बॉडी मेनली 3 स्टेजेस से गुजरती है। स्टेज नंबर 1, इंक्यूबेशन पीरियड। इस स्टेज में वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है और तेजी से मल्टीप्लाई होने की कोशिश करता है। ये स्टेज यूजुअली 1 से 2 हफ्ते तक रहती है और इसमें आपको कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। सेकेंड स्टेज इज प्रोड्रोम स्टेज। ये स्टेज काफी खतरनाक स्टेज है और इस स्टेज में आपको एमपॉक्स के अर्ली सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जैसे बुखार, सिर दर्द, थकान, गले में सूजन, कफ, जो कि किसी भी नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन में दिखाई देते हैं। लेकिन इसमें एक चीज एक्स्ट्रा दिखाई देती है जो किसी अदर वायरल इन्फेक्शन में दिखाई नहीं देती है और वो है लिम्फेडिनोपैथी। या सिंपली कहें तो स्वोलन लिम्फ नोड्स। ये लिम्फ नोड्स हमारी जॉ के नीचे एक गांठ जैसे स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देते हैं और ये लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी में फैले छोटे छोटे पुलिस स्टेशंस की तरह होते हैं जो किसी बाहरी अटैक के टाइम पर एक्टिवेट हो जाते हैं। फीवर, कफ, सोर थ्रोट के साथ साथ अगर आपको स्वोलन लिम्फ नोड जैसे सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप एमपॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं और आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप इस सेकेंड स्टेज को इग्नोर कर देते हैं तो आप बढ़ते हैं इसकी थर्ड स्टेज की तरफ जो है रैशिंग स्टेज। इस स्टेज में वायरस आपकी पूरी बॉडी में एक्टिव हो जाता है और आपकी बॉडी की एपिथेलियल सेल्स को इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है, जिसमें स्टार्टिंग में आपको स्किन पर रेडनेस के साथ फ्लैट ड्राई लीजन्स दिखाई देंगी जिसे वैक्यूल्स कहते हैं और फिर ये फूलकर पैप्यूल्स बन जाते हैं और फिर इसमें फ्लूइड भरने लग जाता है, तब इसे कहा जाता है वेसिकल्स। एंड देन इसमें पेन होना भी शुरू हो जाएगा और इसके बाद इन लीजन्स को कहा जाता है पस्ट्यूल्स। इस सब में सिर्फ 1 से 2 हफ्ते का समय लगता है और इसके बाद आप अपने आसपास के लोगों को भी इन्फेक्टेड करने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन एमपॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड है या इसके सिम्टम्स दिखा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? वेल, WHO ने इसके लिए एक गाइडलाइन भी तैयार की है। सबसे पहले आपको अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए और आपके घर में, आपके आसपास कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके कांटेक्ट में बार बार लोग आते हैं तो उनको रेगुलरली सैनिटाइज करते रहें।
और जैसे ही किसी में एमपॉक्स के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आपको सबसे पहले उनसे क्लोज कांटेक्ट को अवॉइड करना है, इवन इफ दे आर योर ओन फैमिली मेंबर्स। एनिमल्स के थ्रू भी ये वायरस कहीं आप तक ना पहुंच जाए, इसलिए स्ट्रे एनिमल्स के भी डायरेक्ट कांटेक्ट को अवॉइड करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप खुद इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो अपने आप को क्वारंटीन करें और सोशल कांटेक्ट से बचें। जब तक आपकी स्किन लीजन्स पूरी तरह से ठीक ना हो जाएं, तब तक किसी के कांटेक्ट में नहीं आए। अपने लीजन्स को कवर करके रखें और कोशिश करें कि आप वार्म एनवायरनमेंट में रहें। याद रहे कि इस पूरे इन्फेक्शन में नेग्लिजेंस सबसे बड़ा दुश्मन हो सकती है, इसलिए अपने लिए ना सही तो कम से कम अपनी फैमिली के लिए, अपनों के लिए स्ट्रिक्ट क्वारंटीन प्रोटोकॉल को फॉलो करें। इस रिसर्च के दौरान एक बड़ी शॉकिंग और पेनफुल चीज सामने आई। एमपॉक्स वायरस से डील करने के लिए करंटली एक काफी पावरफुल और काफी इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है, जिसका नाम है MVA-BN। एंड एज ऑफ 17 अगस्त 2022 पूरे वर्ल्ड में इस वैक्सीन की ओनली 1.25 मिलियन डोजेस अवेलेबल हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इसकी 88% वैक्सीन 2022 आउटब्रेक के टाइम से ही यूएस ने होल्ड करके रखी है, जबकि उस टाइम यूएस में केवल इसके 32,000 केसेस ही रजिस्टर हुए। यानी आयरनी देखो, कहीं तो WHO को अफ्रीका में बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए उन्हें रिलीफ फंड और वैक्सीन प्रोवाइड करवानी चाहिए, और उल्टा जिनको जरूरत नहीं है वो होल्ड करके बैठे हुए हैं और इस पर WHO की कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि यूएस WHO का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सपोर्टर है। वहीं दूसरी ओर यूरोपियन कमीशन के हेल्थ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स अथॉरिटी यानी हेरा और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बवेरियन नॉर्डिक ने मिलकर एक इनिशिएटिव किया और फाइनली अफ्रीका को करीबन 1.25 लाख डोजेस डोनेट करने वाले हैं, जो इनिशिएटिव WHO और यूएस को पहले ही लेना चाहिए था। लेकिन ईस्ट वेस्ट वर्ल्ड और वर्ल्ड पॉलिटिक्स की वजह से कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि अफ्रीका की प्रॉब्लम वेस्ट की प्रॉब्लम थोड़ी है। बट अल्टीमेटली इससे क्या ही फायदा? आप अपने देश के लिए वैक्सीन अरेंज कर रहे हैं, लेकिन जब तक प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं किया जाता तब तक इस सब का कोई फायदा नहीं है। आप अपने देश में आने वाले वायरस को तो एक समय तक रोक लेंगे, लेकिन जब ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा तब आप क्या करेंगे? कोविड पैंडेमिक में पूरी दुनिया में क्या हाल हुआ ये हम सब ने देखा। बुखार की दवा दे देने से कैंसर ठीक नहीं होता। यहाँ पर इसकी मेन रूट अफ्रीका ही है, जिसे कंटेन करना पूरे वर्ल्ड की टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। जब तक इस बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर दिया जाए तब तक किसी चीज का कोई फायदा नहीं है। इवन इंडिया भी इसमें अपना योगदान दे सकता है, बीइंग द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। जिस तरह हमने कोविड के टाइम पर दुनिया के गरीब देशों को कोविड वैक्सीन प्रोवाइड करवाई थी, उसी तरह हम यहाँ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और फाइनली हम सभी को इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह प्रॉपर सिविक सेंस के साथ अपनी ड्यूटीज को फॉलो करना होगा, ताकि हम इस वायरस को फैलने से रोक सकें। आफ्टर ऑल, हर एक जिंदगी कीमती है।